गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हमने डोवेरेनियर ट्राइड पढ़ा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था एंड लोथर-मेयर अरेंजमेंट पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री विद राजेश कसवा, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट लॉ है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की। तो बात है 1869 की। उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो मेंडलीव इनको अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, इनको क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इनको कैसे पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, ये 63 एलिमेंट लिए, इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ करवाई। और आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अगर हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं तो या तो हाइड्राइड बनता है या फिर ऑक्साइड बनता है। तो यानी इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाई। आपका क्वेश्चन ये होगा, सर इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही रिएक्शन क्यों करवाई? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव गैस है, वो किसी के साथ भी इजीली कंपाउंड बना लेती है, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चूज किया। अब देखो इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट थे, उनके कंपाउंड बना लिए हाइड्रोजन और ऑक्साइड के साथ। कंपाउंड में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं देखा। केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड का बस फॉर्मूला देखा और उसी के बेस पे अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो बना दी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में तो उन्होंने, आपको पता ही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम वगैरह उन्होंने पूरी स्टडी की। तो अब देखो उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिए और हर एक कार्ड के ऊपर क्या किया, उस एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी। जैसे ये कार्ड है, इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब कोई किसी एक एलिमेंट की इन्होंने जैसे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दी और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पर मैंने आपको बताया था, उनका फॉर्मूला लिखा था जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बना था। मान लो उसका हाइड्राइड है वो RH बना, R मैं एलिमेंट मान रहा हूँ भी, R क्या है, एलिमेंट है। तो हाइड्राइड क्या हो गया, हाइड्राइड का फॉर्मूला RH हो गया और ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने मान लिया R2O है। अब आपको ये पता ही है कि RH और R2O। अब देखो इस पर मैं -1 मान रहा हूं तो इस पे क्या होगा, +1। अगर हाइड्राइड का फॉर्मूला में इस पे प्लस है तो ऑक्साइड में भी इस पे +1 ही रहेगा ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 होता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, R पे +1 होगा और 2 है R, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी +2, ये -2 क्या हो जाएगा, कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक कार्ड पर क्या किया, एक एलिमेंट के उसने हाइड्राइड ऑक्साइड लिए और उसके बाद में उस ऊपर उसने फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दी। यानी प्रत्येक कार्ड पे उन्होंने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिख ली, ठीक है। तो उस टाइम 63 नॉन एलिमेंट थे, तो 63 कार्ड पर 63 एलिमेंट की उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिख ली। अब इन्होंने क्या किया, जो जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन कार्ड को अलग किया और उनको क्या किया, दीवार पर चिपकाना शुरू कर दिया। जिनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती थी उनको एक वर्टिकल कॉलम में रख दिया और जिनकी इनसे डिफरेंट थी उनको साइड में वो अरेंज करते गए। तो इन्होंने क्या पाया कि इस तरह से सारे के सारे तो नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट जो एलिमेंट थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज हो गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की, ठीक है। तो लगभग एलिमेंट क्या थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज हो गए थे। और अब क्या हुआ कि जब इंक्रीजिंग एटॉमिक बेस पर अरेंज हुए तो कुछ फिक्स इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले रिपीट हो रहे थे। तो उन्होंने क्या दिया, इसी बेस पे अपना पहला पीरियोडिक लॉ दिया। ये फर्स्ट पीरियोडिक लॉ था जो किसी साइंटिस्ट ने दिया था। तो क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो उन्होंने ये कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट
फिजिकल एंड केमिकल properties of element are periodic function of atomic weight। यानी जो चारों साइंटिस्ट हुए हैं, अब तक तीन मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में करवा दिए थे, चौथा ये है, चारों ने किस बेस पे क्लासिफाई किया है? एटॉमिक वेट के बेस पे किया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट की। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक फिक्स इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टी का रिपीट होना क्या कहलाता है? पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, या हम पीरियोडिसिटी भी कह देते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम है, सोडियम है, तो फिक्स इंटरवल के बाद में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। ठीक है, ये रिपीट क्यों हो रही है उसका कारण मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो फिक्स इंटरवल के बाद में ये क्या हो रही है? प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। कब रिपीट हो रही है? जब इन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। तो इस तरह से रिपीट होना क्या कहलाता है? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं? इफ वी अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है भाई, ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल similar properties is repeated। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करता हूं तो फिक्स इंटरवल के बाद में क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, और इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी का फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट होना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूं, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स इंटरवल is called periodicity of properties। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं, आप या स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो इन्होंने क्या किया था, मैं रिपीट कर देता हूं कि मेन्यू ने अपना पीरियोडिक लॉ कब दिया? 1869 में दिया। उस टाइम 63 एलिमेंट नॉन थे। इन्होंने क्या किया? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की। केमिकल प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या किया? और जो नॉन एलिमेंट थे उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाए, और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड का जो फॉर्मूला था उसको बेस बनाया अपनी क्लासिफिकेशन का। तो अगर कोई पूछ ले तो इनकी क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। मैं लिख देता हूं, इनकी जो क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा? बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्राइड और ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्लासिफिकेशन का बेस है। तो इन्होंने इस तरह से क्या किया? उनके जो हाइड्राइड ऑक्साइड बना लिए, यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक कार्ड पे लिख ली। 63 कार्ड लिए थे उन्होंने, और इसके बाद में क्या किया? जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक दूसरे के नीचे ये अरेंज करते गए, और जिनकी इनसे थोड़ी डिफरेंट थी उनको इस तरह से अरेंज करते गए, और इन्होंने पाया कि सारे के सारे एलिमेंट है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, सारे तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज हो गए थे।
ठीक है। और उसके बाद में ये इन्होंने पीरियोडिक ला दिया, यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट की। तो उस टाइम तक ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक ला दिया था। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, ये पीरियोडिक लॉ है। इसके बाद में बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हाँ भी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुछ बुक लिखती है कि यह 1871 में पब्लिश हुई थी और कुछ कहती है 1872 में हुई है। तो मतलब इसी के इर्द गिर्द हुई है, बनी थी, पब्लिश हुई थी। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या खासियत थी कि उसमें 8 ग्रुप थे। ग्रुप आपको पता ही है, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं अभी। और उसमें 6 पीरियड थे। एक बात ध्यान रखना, अभी जो एक्चुअल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें 6 पीरियड थे, बाद में मॉडिफाई करके 7 पीरियड बनाए थे। तो हमने अब तक यही पढ़ रखा है कि 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे। बट आप जब भी एक्चुअल आप नेट पे सर्च करोगे या कहीं भी कोई अच्छी बुक है उसमें देखोगे तो आप पाओगे कि उस टाइम जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें 6 पीरियड थे। ठीक है, तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड। उस टाइम पीरियड को सीरीज बोला जाता था, अभी पीरियड बाद में नाम पड़ा, उस टाइम क्या बोला जाता था, सीरीज। यानी जो वर्टिकल कॉलम है उनको तो ग्रुप बोल दिया और जो हॉरिजॉन्टल रो है उनको सीरीज बोल दी। मैं यहां लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला जाता था, सीरीज बोला जाता था। उस टाइम बाद में नाम बदल के क्या पड़ गया, पीरियड हो गया। ठीक है, तो मेंडलीव में ये था। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। उसके बाद में आता है कि टाइम के साथ क्या हुआ। उस टाइम तो 63 एलिमेंट नोन थे। टाइम के साथ क्या हुआ कि और एलिमेंट डिस्कवर होते गए और जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसको मॉडिफाई करते गए। तो अब क्या बनी, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इनके बाद में कौन सी आई थी, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। M फॉर मेंडलीव, P फॉर पीरियोडिक, T फॉर टेबल। मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनी। अब मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत थी, अब इस टाइम क्या हुआ था कि नोबल गैस की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, अब नोबल गैस को इन्होंने क्या किया, 0 ग्रुप में रख दिया। किस में रखा, क्वेश्चन आ जाता है कि नोबल गैस है उनको कहां रखा गया, 0 ग्रुप में रखा गया। अब क्या हुआ, ग्रुप 9 हो गए और पीरियड कितने हो गए, 7 हो गए। तो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, 9 ग्रुप है और 7 पीरियड है। ठीक है, अब 9 ग्रुप को डिवाइड कैसे किया गया था, तो मैं यहां 0 लिख देता हूं। और 0 ग्रुप आपको पता है, ये 0 ग्रुप है भाई। ये 0 ग्रुप में क्या थी, आपकी नोबल गैस रखी गई थी। इसके बाद में क्या आया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th ग्रुप। अब इन्होंने क्या किया, 0 ग्रुप और 8th ग्रुप को छोड़कर, 0 और 8th ग्रुप को छोड़कर बाकी सब जो ग्रुप थे उनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे वो सब ग्रुप, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। यानी लेफ्ट साइड वालों को सब ग्रुप ए माना और राइट साइड वाले को सब ग्रुप बी माना। इसी तरह इन सबको क्या किया, इन्होंने 2-2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0 और 8th ग्रुप छोड़ के। अब 8th ग्रुप में इन्होंने क्या किया, 9 एलिमेंट रख दिए। कैसे रखे 9 एलिमेंट, देखो यहां पे इन्होंने लिया आयरन, कोबाल्ट, निकल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन से एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे या कितने ट्राइड थे। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल था। उसके बाद में यहां पर रखा रुदेनियम, रोडियम और यहां पर क्या रखा इन्होंने, प्लेडियम। इसके बाद में यहां ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम रखा। इस तरह से इन्होंने क्या किया,
तीन तीन सेट रख दिए। मैं इसको फर्स्ट सेट बोलता हूं ट्राइड का, ये सेकंड सेट है ट्राइड का, और ये क्या है, थर्ड सेट है ट्राइड का। यानी मैं यहां लिख देता हूं, इसमें क्या रखे थे, 3 सेट ऑफ ट्राइड। ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट, यानी ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट रखे हैं। तो ये बाद में इनकी कमी भी बनी भी एक साथ 9 एलिमेंट रख दिए, तो इनकी क्या मतलब क्या डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टी में, या सारे सिमिलर हैं, तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इस तरह से रखे इन्होंने। अब देखो मैं अब इनको जो जैसे ए बी पार्ट है, अभी अगर मैं लिखने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करवाऊंगा तो उसके साथ बता दूंगा ये ग्रुप कहाँ कैसे आप मतलब इनको रखा गया था, और वहां से आपको मेमोराइज करना भी आसान होगा। ठीक है, तो वहां नेक्स्ट लेक्चर में 2 मिनट लगेंगे आपको। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है तो ये भी आप आसानी से याद कर पाओगे। अब देखो कि मैं एक ग्रुप की बात कर लेता हूं, फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेता हूं। फर्स्ट ग्रुप में जो इन्होंने जैसे सब ग्रुप ए है उसमें रखा एल्कली मेटल को, जैसे मैं यहां लिख देता हूं लिथियम सोडियम और पोटेशियम, फॉर एग्जांपल लिखा है मैंने लिथियम सोडियम और पोटेशियम। और यहां पर बी में इन्होंने किसको रख दिया, कॉपर सिल्वर और गोल्ड को। अब आपको पता है कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या होती है, इनके कॉइन बनते हैं, कॉइन बनते हैं तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल बोलते हैं भाई। और लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या आपकी एल्कली मेटल है। ठीक है, तो अब इनकी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इस कारण से इन्होंने साथ रखा था, क्योंकि इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड बनेंगे तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या रहेगा हाइड्राइड और ऑक्साइड का, इनका कॉमन ही रहेगा, RH होगा और ऑक्साइड क्या हो जाएगा, R2 होगा। तो फॉर्मूला को देख के तो इन्होंने अरेंज किया था, तो फॉर्मूला सिमिलर है तो इन्होंने क्या किया, साथ रख दिया। बट इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए सब ग्रुप बी बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इनको अरेंज किया था। बट ये भी बाद में लिमिटेशन बनी इनकी, कहता डी सिमिलर एटम है, ये एल्कली मेटल है, ये कॉइनेज मेटल है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये डी सिमिलर एलिमेंट को इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया, ये क्या है इसकी लिमिटेशन है। तो एक बार इतना आप नोट करो, ये बात किसकी हो रही थी, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना भी। हाँ, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ता हूं, अब हम कर रहे हैं कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल दे दी, इसके बेनिफिट क्या थे, यानी इसकी एडवांटेज क्या थी और इसकी डीमेरिट क्या थी। तो पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं किसकी, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, जो मॉडिफाई कर लो या जो भी। हाँ, एडवांटेज क्या होगी इसकी, पहला तो आपको पता है इन्होंने क्या किया, मतलब कॉलम में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया। तो अब आपको पता है कि ग्रुप में अगर आपको एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल गई तो बाकी की ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जैसे लिथियम की अगर आती है आपको तो सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम को आपको पता ही है सिमिलर ही होगी उसकी प्रॉपर्टी, यानी इनको मेमोराइज करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो हम ये कह सकते हैं पहली एडवांटेज क्या होगी, तो पहला हम क्या लिखेंगे, सिस्टमैटिकली क्लासिफाइड एंड इजी टू रिमेंबर। ठीक है, यानी इनको याद रखना क्या हो गया, आसान हो गया इनकी प्रॉपर्टीज को। दूसरा क्या होगा, दूसरी इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो क्या थी कि इन्होंने उस टाइम जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, यानी जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ दिए और कहा भी टाइम के साथ ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और इनकी ये फिजिकल और ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी। यानी एलिमेंट के डिस्कवर होने से पहले ही उन्होंने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बता दी थी। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है,
and also तो बस इतना याद रख लो कि उन्होंने क्या किया था, लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड के लिए उन्होंने क्या किया था, वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम क्या हुआ था कि गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्हें यह पता था कि जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद में आपको पता है गैलियम आता है, तो इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम के बाद में वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। अब अगर आपको पता है कि ग्रुप में किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो बाकी की तो उससे मिलती जुलती होगी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी बता दी भी, ये इसकी फिजिकल और ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी। यानी हमें पता है ग्रुप में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है तो बाकी की तो उससे मिलती जुलती है, तो एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है तो इसी के बेस पर इन्होंने क्या की, उसकी प्रॉपर्टी बता दी थी। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा, जो वैकेंट स्पेस छोड़ा था इसका नाम रखा इका एल्यूमिनियम। इका संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट, तो ये एल्यूमिनियम के क्या है, नेक्स्ट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इका एल्यूमिनियम। और बाद में यहां डिस्कवरी किसकी हुई थी, गैलियम की। इसी तरह क्या हुआ, उस टाइम जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जर्मेनियम हमें पता है सिलिकॉन के बाद आता है, तो उन्होंने सिलिकॉन के बाद में वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। और अगर सिलिकॉन की प्रॉपर्टी पता है, हमें पता है ग्रुप में एक की पता है तो बाकी की तो उससे मिलती जुलती होगी, तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी अगर उन्हें पता थी तो उसी के बेस पे इन्होंने बता दिया कि इसकी ये फिजिकल और ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब ये सिलिकॉन के बाद आ रहा है तो इसका नाम क्या रखा गया, इका सिलिकॉन, और बाद में क्या नाम पड़ा इसका, जर्मेनियम। इसी तरह बोरॉन के नीचे उस टाइम उन्होंने क्या कर रखा था, स्कैंडियम को रखा था। ठीक है, बोरॉन के नीचे वैकेंट स्पेस छोड़ा था, वहां पे क्या हुआ, स्कैंडियम डिस्कवर हुआ, इका बोरॉन का आ गया। इसी तरह एक और है इका मैग्नीज, जो जाके बाद में क्या बना, टेक्नीशियम बना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन आ जाता है इससे कि जो टेक्नीशियम है वो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव होता है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी पहला तो इन्होंने क्या किया था, स्टडी करना आसान बना दिया, फर्स्ट एडवांटेज थी। दूसरा उन्होंने क्या किया, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए वैकेंट स्पेस छोड़ दिया और उनकी प्रॉपर्टी बता दी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। ठीक है, ये नोट करो, नोट कर लिया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड एडवांटेज क्या थी, मैं हटा रहा हूं भाई, इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लिया करो भाई। हाँ थर्ड, हाँ तो थर्ड में क्या किया उन्होंने, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, कैसे किया इन्होंने करेक्शन, इन्होंने जो मेनली करेक्शन किया था वो किया था एटॉमिक वेट का, बेरिलियम का एंड इरिडियम का। कैसे किया, बेरिलियम का उस टाइम यह माना जाता था कि बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 13.5। अब 13.5 क्यों माना जाता था, आपको एटॉमिक वेट का एक फॉर्मूला पता होगा। एटॉमिक वेट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट पता है, अगर उसको मैं वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो यह माना जाता था कि जो बेरिलियम है और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मिलती जुलती थी। उन्हें क्या लगा, क्या था, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्या है, मिलती जुलती होती है। आप डायगोनल रिलेशन पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा, आगे डायगोनल रिलेशन आएगा। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। अब एल्यूमिनियम की बैलेंसी पता है हमें 3 होती है, तो उन्होंने सोचा अगर एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 है तो बेरिलियम की बैलेंसी भी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, मिलती जुलती है। अब बैलेंसी 3 मानी और इक्विवेलेंट वेट इसका था 4.5। अगर मैं 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 13.5, इसलिए यह माना जाता था कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट है वो 13.5 है। बट मेनली कहते हैं अगर बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 है तो इसे कहां आना चाहिए, इसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच आना चाहिए। क्यों भाई, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये इनके बीच में आना चाहिए। बट कहता है इनके बीच में तो कोई वैकेंट स्पेस ही नहीं है,
और इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती भी नहीं है, तो इस कारण ये यहां तो नहीं आ सकता, तो जरूरी इसका एटॉमिक वेट गलत है। तो बाद में इन्होंने जब स्टडी किया तो पाया कि इसकी वैलेंसी है वो 3 नहीं है, इसकी वैलेंसी है वो 2 है। ठीक है, और 2 है तो अगर मैं 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, यानी इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, 9 होगा। और ये कहां आएगा, लिथियम और बोरोन के बीच में आएगा। लिथियम का आपको पता है एटॉमिक वेट होता है वो 7 होता है, और बोरोन का क्या होता है, 11 होता है। तो बेरिलियम कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। बेरिलियम का कितना है, 9 है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो डाउटफुल एटॉमिक वेट थे उनको भी करेक्ट किया था। यानी पहले यह माना जाता था कि, तो ये बाद में क्या हुआ, गलत साबित हुआ, और ये वाला क्या हुआ, सही निकला। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भी। ये कुछ मेन एडवांटेज थी जो हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद में हम करने जा रहे हैं डीमेरिट, लिमिटेशन। नोट कर लिया होगा आपने, तो लिखो। डिसएडवांटेज या डीमेरिट, तो हेडिंग डाल देते हैं डीमेरिट। हाँ, डीमेरिट क्या थी, तो एक तो डीमेरिट ये थी कि जो 8th ग्रुप है, मैंने अभी बताया था, उसमें 9 एलिमेंट इन्होंने रख दिया, तो उनकी मतलब कोई उन्होंने प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो पहली डीमेरिट मैं क्या लिखूंगा, 9 एलिमेंट ऑफ 8th ग्रुप प्लेस्ड टुगेदर। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, एनेबल एक्सप्लेन द रीजन ऑफ देयर पोजीशन। उनकी पोजीशन का वो कोई रीजन नहीं दे पाए भाई, कि इनको यहां एक साथ रखने का क्या कारण है वो नहीं बता पाए। दूसरा क्या था, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर। ये मैंने आपको अभी बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, सोचो भी, एल्कली मेटल और कोइनेज मेटल का एग्जाम्पल दिया था आपको। एल्कली मेटल एंड कोइनेज मेटल। तीसरी इनकी डिसएडवांटेज क्या थी, अब इन्होंने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज करते हैं तो फिक्स इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टी है वो रिपीट होगी। क्या कहा इन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर। बट खुद ही ये अपने रूल पे स्ट्रिक्ट नहीं थे। कुछ ऐसे पेयर भी थे जिनमें क्या हुआ कि, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोबाल्ट और निकल है। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट होता है वो होता है 50 चाहिए था, पहले आना चाहिए था, और कोबाल्ट क्या आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था। ठीक है, ये पहले आना चाहिए था क्योंकि इसका कम है, इसका ज्यादा है। बट निकल को इन्होंने बाद में रखा, कोबाल्ट को आगे रखा, यानी ये रूल फॉलो नहीं कर रहे। इन्होंने ऐसा क्यों रखा, ये इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने सिर्फ एटॉमिक वेट को ही नहीं देखा, इन्होंने प्रॉपर्टी देखी। इन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी है इस ग्रुप से मिलती जुलती है कोबाल्ट की, इसलिए आगे रख दिया। निकल के आगे वाले से मिलती जुलती थी इसलिए उसके साथ रख दिया। निकल आपको पता है, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। तीनों ही आपको पता है कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये ला मतलब रूल को फॉलो नहीं किया। दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे इन्होंने क्या किया, टेलुरियम और आयोडीन है। टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 127.6 और आयोडीन का होता है 126.9, यानी ये इसे हम अप्रोक्सीमेट 127 मान लेते हैं। आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है तो इसको आगे आना चाहिए था, इसको बाद में आना चाहिए था। बट आयोडीन की प्रॉपर्टी हमें पता है हेलोजन से मिलती जुलती होती है, इसलिए इन्होंने आयोडीन को क्या किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया।
यानी इन्होंने सिर्फ एटॉमिक वेट पे फोकस नहीं किया, उन्होंने ये भी देखा कि प्रॉपर्टी किसकी मिलती जुलती है, उस बेस पर अरेंज किया था इन्होंने। अगर कहीं रूल वायलेट हो रहा है तो इन्होंने कर दिया, स्ट्रिक्ट नहीं थे अपने रूल पर, ये कमी भी तो थी है। अब तीसरा देखो, तीसरा मैं अगर बात करूं आर्गन और कैल्शियम की, सॉरी आर्गन और पोटेशियम की। अब आर्गन का जो एटॉमिक वेट होता है वो आपको पता है 40 होता है, और इसका क्या होता है 39 होता है पोटेशियम का। तो पोटेशियम का आना चाहिए था, आर्गन से पहले आना चाहिए था, बट आपको पता है कि पोटेशियम क्या आर्गन के बाद है। तो ये क्या था, इसकी थर्ड कमी थी। इसके अलावा कमी और भी थी इनकी, इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। फोर्थ क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप क्या होगी फिर, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप लेते हैं आप, हाइड्रोजन का क्या होगा, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और एक ट्रीटियम होता है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रीटियम है, इसमें एटॉमिक वेट 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। आइसोटोप तो आपको पता ही होगा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, वो क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। तो इनका क्या है, मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो अगर इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो इनकी पोजीशन भी तो क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे होगी तो ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा। तो इनकी पोजीशन है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए। इसके अलावा और लिमिटेशन क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोबार। आइसोबार आपको पता ही होगा, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। जैसे एग्जांपल क्या लेंगे हम, आर्गन और कैल्शियम, इन दोनों का ही आपको पता है जो एटॉमिक वेट होता है वो 40 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका 20 है। तो ये भी स्पेसिफाई नहीं कर पाए, यानी एटॉमिक वेट सेम है तो इनको एक साथ ही आना चाहिए। बट ये क्या है, ये आपकी नोबल गैस है और ये रिएक्टिव है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज तक एक्सप्लेन नहीं हुई है, क्योंकि उसकी ग्रुप फर्स्ट से भी मिलती जुलती प्रॉपर्टी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दे तो वो मतलब वेकेंट हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन भी कर लेता है, गेन करके भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रिटेन कर लेता है वो। ठीक है, तो ग्रुप 17 के साथ भी आता है, यानी जो पोजीशन हाइड्रोजन की है वो ग्रुप फर्स्ट के साथ भी आती है, 17 के साथ भी आती है, ये एनोमेलस पोजीशन है। इसके अलावा आपका जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की पोजीशन है उनको एक पीरियोडिक टेबल में सेपरेट में ही रख रखा है। ये क्या थी, इनकी कमियां थी। इसके अलावा इन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी नहीं बताया कि इतने मतलब जब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर रहे हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, वो रिपीट हो रही है तो क्यों हो रही है, ये कारण भी ये नहीं बता पाए। तो ये सारे कारणों का आंसर हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। तो नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक बार नोट करो भाई इनको। मैं साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बात है 1913 की। उस टाइम के एक हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एल्यूमिनियम टू गोल्ड के बीच के कोई 38 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, उन्होंने क्या ली, मेनली मेटल ली। तो उन मेटल पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की। यानी इन्होंने मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की बौछार कर दी। तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की तो यहां से क्या हुआ, एक्सरे इमिट हुई, और इस जो एक्सरे की इन्होंने फ्रीक्वेंसी मेजर की। जो एक्सरे इमिट हुई थी उनकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने मेजर की। मैं दोबारा बता देता हूं
कि उन्होंने मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, जिससे क्या हुई, एक्सरे इमिट हुई, और इस जो एक्सरे इमिट हुई थी उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर की। और उनके बाद में क्या किया, इन्होंने देखा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। यानी मैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में अगर कोई कर्व बनाता हूं तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और इन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो ये थी, वो इज इक्वल टू क्या होगा, ए जेड माइनस बी। ए और बी यहां क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और जेड क्या है आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या आया, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। अब एक बात ध्यान रखना, अभी आज के टाइम में हम एलिमेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं एटॉमिक नंबर को, उस टाइम में फ्रीक्वेंसी को कैरेक्टरिस्टिक माना जाता था, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता था। अब इन्होंने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी और जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में भी कर्व बनाया, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया। तो ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक थी तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। इन्होंने सारा मतलब चेंज ही कर दिया, जो पीरियोडिक टेबल थी उसको एक बेस दे दिया। तो इन्होंने कहा अब जो मॉडर्न पीरियोडिक ला दिया वो क्या दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या कहा था, मेडलीव ने एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन कहा था, इन्होंने किसका पीरियोडिक फंक्शन का, एटॉमिक नंबर का कहा। और हमारी जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है वो भी एटॉमिक नंबर के बेस पर क्लासिफाई की गई है। तो हम लिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक बार नोट कर लेना भैया। क्या होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर की। यानी हम क्या कह सकते हैं, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर देन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टी विल बी रिपीटेड। सेम ही है, वहां पे जो लाइन लिखी थी वहां पे एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर लिखना है आपको, ठीक है। इफ वी अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर देन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टी विल बी रिपीटेड, ठीक है। नोट कर लेना, भी मैंने नहीं लिखी है क्योंकि आपको मैंने पहले लिखवा दी है, ठीक है। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, क्या यह बात सही है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे हम क्लासिफाई कर दें? तो इसका कारण क्या बताया उन्होंने, क्या जस्टिफिकेशन दी वो सुनो। अब हमें पता है कि जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट आ जाएगा। ये दोनों ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, हमें पता है। और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। यानी जैसे लिथियम है, लिथियम में प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया, 3, ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। कब होगा भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट। यानी अगर उसने न तो इलेक्ट्रॉन दिया है न लिया है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमें पता है प्रोटॉन होंगे, और उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो अब
आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे आप ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई रिएजेंट आएगा और वो एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट किसके साथ होगी, आउटर जो न्यूक्लियर पार्ट है, आउटर न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तब केमिकल रिएक्शन होगी। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का तो रोल बहुत कम होता है ना उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में, तो वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। इसलिए इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, मतलब हम कह सकते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। ये जस्टिफिकेशन दी उन्होंने। अब बात आती है कि अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, कि आफ्टर फिक्स इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, उसका कारण क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। हटा रहा हूं भाई मैं इसको। पीरियोडिसिटी का क्या कारण होगा, एक फिक्स इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, क्यों हो रही है। मैं सीधा एग्जांपल पे आ रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है भाई, 3 होता है, इसका 11 होता है और इसका 19 होता है। मैं अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखनी आती है। अगर आपको लिखनी नहीं आती तो मैं उस पर भी एक लेक्चर अभी बना दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, यानी 4 मेथड बताऊंगा। उनमें से आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 1s2 2s1, यानी 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, हो गए 19 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों की मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। लास्ट सेल में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी लास्ट सेल में कितना है, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी लास्ट सेल में क्या है, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी हम इनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, ns1। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, ये आप सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आउटर मोस्ट है। तो मतलब सब में लास्ट सेल में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन है। तो अब सेम इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण से इनकी क्या है, प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही तो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे थे, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक configuration is responsible for periodicity in properties। ठीक है, जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से क्या हो रही है, पीरियोडिसिटी हो रही है। ठीक है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। यानी सिमिलर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से सिमिलर होती है। तो ये था हमारा, हमने मेनली पीरियोडिक लॉ कर लिया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किया है हमने। इसके अलावा मैंने आपको कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताया है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। एक बार अगर आपको समझ ना आए तो इसको रिपीट कर लेना, दोबारा इसको देख लेना, वीडियो को समझ आ जाएगा। तो हाँ, तो अब हमारी जो हिस्ट्री का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही एक बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।